SI2 का ट्रबल शूटिंग पढ़े थे। QRSI1 यहाँ TFP1 से लेकर के और TM3 तक कहीं भी शॉर्ट सर्किट के चलते ओवर करंट होगा, यानी करंट का मान बढ़ेगा तो इस CT के माध्यम से, CT का नाम है RSILM, और इस CT में जब 4000 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो QRSI को 5 एम्पियर की धारा मिलेगी और QRSI1 या QRSI2 एनर्जाइज होकर के अपना ANC इंटरलॉक MTDJ के ब्रांच से हटा लेगा, जिससे डीजे आपका ट्रिप कर जाएगा। यही हम लोग पढ़े थे। अब इसके लिए हम लोग ट्रबल शूटिंग पढ़ लिए थे कि यदि QRSI बार बार हो रहा है तो क्या होगा। तो बार बार तब होगा यदि हायर नोच पर हो रहा है, जैसे ये केबल है, इस केबल के अंदर से सप्लाई जा रही है, या यहाँ लाइन कंडक्टर, हमारा तीनों लाइन कंडक्टर बंद है। लाइन कंडक्टर बंद होने के लिए हम HMCS स्विच पढ़े थे, HMCS1 और HMCS2। यह ब्लॉक नंबर 1 के लिए यानी TM1+2+3 के लाइन कंडक्टर को बंद करता है, और यह TM4+5+6 के लाइन कंडक्टर को बंद करता है। तो HMCS1 HMCS2 यदि जुटा हुआ है और किसी कारण से यदि ट्रैक्शन मोटर के अंदर आर्मेचर और फील्ड लगा हुआ है, ओवर करंट हो जाता है, RSI में शॉर्ट सर्किट के चलते होता है, ASL में होता है, कहीं भी यहां से लेकर के और यहां तक में कहीं भी होता है, तो हम या तो शुरुआत में बताए थे कि 2-3 नोच घटा के चलिए, यदि उसके बाद भी हो रहा है तो कोई एक ट्रैक्शन मोटर को काम से अलग करिए। क्या करेंगे, HMCS1 का पोजीशन बदलेंगे। HMCS1 का पोजीशन 4 को होता है, एक पर तीनों लाइन कंडक्टर बंद रहेगा। जब ही इसको 2 पर ले जाएंगे, एक का खुल जाएगा। जब ही इसको 3 पर करेंगे, एक का बंद हो जाएगा, 2 का खुल जाएगा। जब ही इसका पोजीशन 4 पर ले जाएंगे तो 2 का जुट जाएगा, 3 का खुल जाएगा। तो जिसका लाइन कंडक्टर खुल जाएगा उसके ट्रैक्शन मोटर में सप्लाई नहीं आएगी। यदि उसके बाद भी नहीं मानता है तो हम क्या बोले थे कि ब्लॉक छांटना है। ब्लॉक छांटने के लिए हम निर्धारित किए थे कि HVMT1 HVSI1 दोनों को का पोजीशन 0 करेंगे तो तीनों लाइन कंडक्टर खुल जाएगा। उसी तरह 2 का करेंगे तो 2 नंबर का लाइन कंडक्टर खुलेगा और सफलता मिलेगी। यदि उसके बाद भी ब्लॉक छापने के बाद भी QRSI हो रहा है तो इसका मतलब RSI के अंदर कहीं शॉर्ट सर्किट है, जिसके चलते हो रहा है। हम ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके मदद की मांग करेंगे, ये पढ़े थे। लेकिन अब यदि मान लीजिए कि यह केबल जा रहा है, इसके अंदर जो नंगा तार है, इसका इंसुलेशन किसी कारण से दबते दबते या चोट खा करके यह डैमेज हो गया, या जहां पे कनेक्ट किया गया हो वो डैमेज हो गया हो, तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की धारा जाएगी यह बाहर निकलेगी, और यह केबल जब भी कहीं न रहेगा तो यह केबल कहाँ रहेगा, किसी न किसी लोहे के पट्टी पर रहेगा, यानी बॉडी के साथ जुटा रहेगा। QOP यहां लगाया गया है इसी को देखने के लिए। QOP का ये क्वाइल है। QOP का क्वाइल एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव से जुटा हुआ है और ये दूसरा सिरा HQOP के माध्यम से ये रिटर्निंग करंट जो QRSI को जा रहा है इसके साथ जोड़ दिया गया है। जब HQOP ऑन रहता है तब यह जुड़ा रहता है, लेकिन निगेटिव को कहां कर दिया गया है, बैटरी के निगेटिव को HOBA के माध्यम से लोगों के बॉडी से जोड़ दिया गया है। अब यदि कल्पना करिए कि ये सर्किट कहां है, तो लोको बॉडी के अंदर है। लोको बॉडी क्या है, तो ये ब्लैक बोर्ड है। तो ब्लैक बोर्ड में निगेटिव है, लेकिन ये तो केबल के माध्यम से जा रहा है, कहीं से भी इसके क्वाइल को निगेटिव मिल नहीं रहा है। यदि इसके क्वाइल को निगेटिव मिलता तब न ये क्लोज सर्किट बनता, तब बैटरी की सप्लाई QOP को मिलती, और जब ही 50 वोल्ट DC इसको मिलेगा, 50 वोल्ट DC, तब ही QOP का क्वाइल एनर्जाइज होगा, और एनर्जाइज होकर के अपना NC हटाएगा, MTDJ को ट्रिप करा देगा, डी एनर्जाइज करके DJ ट्रिप करा देगा और टारगेट अपना गिरा देगा। तो हमको पता चल जाएगा ये जो अर्थ फॉल की घटना हुई है वो इसके द्वारा हुई है। अब कैसे, तो देखिए ये निगेटिव जब गया है तो सब जगह है
ये केबल, इसका ये रिटर्निंग करंट सब जगह से निर्धारित है। यदि एक क्वाइल केबल यहाँ कट करके बॉडी से सट जाए तो ये सीधे इस तरह का सर्किट बनाएगा और ये क्लोज सर्किट बनेगा। यानी यह जो सर्किट बना यहां से लेकर के ये बन गया कि नहीं बन गया, ये सर्किट यहां से आया और इस माध्यम से होते हुए ये निगेटिव इसको मिल गया, आप पॉजिटिव के साथ जुटा हुआ है, तो ये क्या करेगा, एक क्लोज सर्किट बना करके और बैटरी की सप्लाई इससे प्रवाहित होने लगेगी, यह एनर्जाइज होकर के डीजे को ट्रिप करा देगा। अब यह कहां पे हुआ है हमको पता नहीं है। जब हमको पता नहीं है कि क्यूओपी हुआ कहां है, तो क्यूओपी यहां भी हो सकता है, क्यूओपी यहां भी अर्थ फॉल्ट हो सकता है, ट्रैक्शन मोटर के अंदर हो सकता है, रिवर्सर में हो सकता है, लाइन कंडक्टर में हो सकता है, या लाइन कंडक्टर के पहले हो सकता है। तो इसकी जानकारी हमको नहीं रहती है, तो हम क्या करते हैं कि प्रथम बार यदि बार बार क्यूओपी हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एचक्यूओपी को ऑफ करते हैं। एचक्यूओपी को जो ही ऑफ करेंगे तो ये देखिए जो अब एक सिरा रिटर्निंग करंट से जुटा था वो हट गया और ये जुट गया, ऑफ कर दिए तो आरक्यूओपी से जुट गया। लेकिन यह जो बॉन्डिंग है यह तो बॉन्डिंग बरकरार रही, यानी क्यूओपी के क्वाइल डी एनर्जाइज होकर के हम उसके टारगेट को रिसेट करेंगे, एनसी यहां लगेगा और एमटी डीजे एनर्जाइज होकर के डीजे बंद होगा। लेकिन यह जो बॉन्डिंग है यह तो बरकरार रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो करंट का मान बढ़ेगा, हो सकता है आग लग जाए। तो अब ये जो बॉडी से देखिए, ये भी बॉडी से लगा हुआ है, ये भी बॉडी से लगा हुआ है, तो अब यहाँ तो कनेक्शन हट गया और बैटरी से न जाकर के यह आरक्यूओपी के द्वारा कनेक्शन बनाएगा ताकि यहाँ जो करंट का मान बढ़ रहा है वो घटे और गाड़ी की गति माने गाड़ी का परिचालन संभव हो सके। फिर भी यदि क्यूओपी एचक्यूओपी को ऑफ किए हैं, यह एचक्यूओपी 1 एचटीसी 1 में और एचक्यूओपी 2 एचटीसी 2 में होता है, यह नाइट स्विच है, इस तरह का नाइट स्विच है, यह होता है ऑन, इसको जब इधर कर देते हैं ठीक उठा करके इस तरह तो ये हो जाता है ऑफ। यानी यह नाइट स्विच को ऐसे करके हम इधर से ऑफ में सटा देंगे, ऑफ में करेंगे तो इससे जुट जाता है आरक्यूओपी ताकि करंट के मान को घटा देता है। लेकिन यह करके हम गाड़ी का परिचालन तो करेंगे, लेकिन अब देखेंगे कहां कहां हो सकता है कि आरएसआई में आग लग जाए यदि जलने वाला हो, एसएल से धुआं दे दे, या ट्रैक्शन मोटर में कोई अंदर में आर्मेचर और फील्ड के बीच में किससे यदि अर्थ फॉल्ट हुआ है तो यह जलने की संभावना होती है। तो यदि एचक्यूओपी ऑफ करके हम चलते हैं तो आरएसआई ब्लॉक 1, एसएल 1, आपका लाइन कंडक्टर, रिवर्सर और नीचे झांक करके ट्रैक्शन मोटर से धुआं गंध का निर्धारण करते हुए यानी देखते हुए वॉच करते हुए गाड़ी को चलाया जा सकता है और चलाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह तब होता है कि जब इसमें ओवर करंट माने मैक्सिमम वोल्टेज दे रहे हैं और इंसुलेशन पंचर कर गया तब ये आया। जे भी डीजे खुला तेभी जो सप्लाई है जो मेन ट्रांसफार्मर में जा रही है इसके द्वारा टीएफपी में टीएफपी 1 2 से होते हुए तब सप्लाई जा रही है। जे भी क्यूओपी होगा डीजे खुलेगा, डीजे खुलेगा तो इसमें सप्लाई जीरो हो जाएगा। तो जो यह केबल के अंदर इंसुलेशन के अंदर जो तार था जो इलेक्ट्रिकल फील्ड को बाहर किया था, जे भी वो इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी करंट का मान जीरो होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ हो जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा, जो बॉडी से सटा था वो नहीं सटा रहेगा और क्यूओपी बिना एचक्यूओपी ऑफ किए भी क्यूओपी के कॉइल को मिलने वाली सप्लाई बंद हो जाएगी, यह डी एनर्जाइज हो जाएगा और हम इसके टारगेट को रिसेट करके गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन यदि यही केबल कहीं पंचर होते होते कट करके और परमानेंट बॉडी से सट जाए तो ये परमानेंट सर्किट बना रहेगा और यह परमानेंट एनर्जाइज रहेगा। तो यदि क्यूओपी परमानेंट एनर्जाइज रहता है तो हम लाइन कंडक्टर को खोल करके भी बारी बारी से एक एक को खोल करके भी हमको सफलता नहीं मिलती है। यानी हम लाइन कंडक्टर कब खोलते हैं तो हमको संदेह होता है जब फील्ड में हो गया, हमको संदेह होता है कि आर्मेचर में बॉन्डिंग हो गया, तो उस समय हम लाइन कंडक्टर को खोल देते हैं ताकि आग न लगे।
और HQOP को ऑफ करके, या आग लगा है तब भी खोल देते हैं, HQOP को ऑफ करके चलते हैं, या जब ट्रैक्शन मोटर में हम सप्लाई देते हैं 15, 16, 20 नोच लेते हैं तब QOP हो जा रहा है, तो हम लाइन कंडक्टर को यदि खोल देते हैं, अब इसमें सप्लाई तो जाएगा नहीं, इसका यदि केबल इंसुलेशन गला हुआ है या कमजोर है तो जब सप्लाई ही नहीं जाएगी तो ये बॉडी से सटेगा नहीं, जब बॉडी से नहीं सटेगा तो QOP नहीं होगा। तो यानी बार बार यदि QOP हो रहा है तो हम 1 by 1 मोटर छाट करके देखते हैं, यदि परमानेंट हो गया तो हम HQOP को ऑफ करके पहले डीजे बंद कर लेते हैं, डीजे बंद करने के बाद SA9 अप्लाई करते हैं, गाड़ी खड़ी होगी SA9 अप्लाई कर देंगे, SA9 अप्लाई करने के बाद 4 नोच लेंगे, 4 नोच लेकर के ऊपर में RSI रिवर्सर से चेटरिंग, लाइन कंडक्टर से चेटरिंग देखेंगे, नीचे उतरेंगे, एसएल से धुआं, ट्रैक्शन मोटर से धुआं गंध देखेंगे, यदि कोई मिलता है तो उसको काम से अलग करेंगे, यदि नहीं मिलता है फिर ऊपर चढ़ेंगे, SA9 को रिलीज करेंगे और गाड़ी चलाएंगे। लेकिन गाड़ी चलाने के दरमियान हम RSI, एसएल और ट्रैक्शन मोटर की जांच करते हुए जाएंगे, लॉग बुक पर लिख देंगे, TLC को बता देंगे।